नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें जेएस की। जहां जेएस की बातें होती हैं आसान और दमदार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है भारत की एक्सपोर्ट मिशन 2025। सरकार को उद्देश्य है कि भारत सरकार द्वारा 2025 तक $1 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट करना है। क्या यह संभव है? किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा संभावना देखने को मिल सकता है और क्या भारत सच में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? चलिए जानते हैं विस्तार से, आसान और समझने वाली भाषा में। देखो, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले देखो, हमारा जो जीडीपी में जो मुख्य रूप से रोल निभाने वाले जो सेक्टर होता है वे सर्विस सेक्टर है। हालांकि इसमें 3 सेक्टर डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि आता है। सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें भी निर्माण का काम आता है। और थर्ड है सर्विस सेक्टर, जिसमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। टीचर है, आईटी सेक्टर है, ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है। हमारा जो काम था, पहले प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट हम टर्सरी सेक्टर में आ गए, लेकिन अभी हमें सेकेंडरी सेक्टर को आगे बढ़ा के चलना है, यानी हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बहुत सारे ऐसे रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे हमारा जो हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है वस्तु, उसका हम अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर सके। तभी भारत का एक्सपोर्ट मिशन 2025 संभव हो सकता है। एक्सपोर्ट मिशन का महत्व क्या है कि हम किस तरह से एक्सपोर्ट करने में महत्व हासिल कर सकते हैं। किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का जो पैमाना है, वो उस देश के निर्यात पर निर्भर करता है कि वो देश कितना वस्तुओं का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, इस पर निर्भर करती हैं। और एक्सपोर्ट ही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में। निर्यात से विदेशी मुद्रा तो आती है, साथ में बात किया जाए तो व्यापार संतुलन भी होता है और रोजगार भी बढ़ते हैं। जैसे कि विदेशी मुद्रा की बात किया जाए तो जैसे डॉलर आती है, ये करेंसी है, ये बहुत बड़े करेंसी है। जो 80 से 85% जो ट्रेड होता है, वो सब इसी के थ्रू होता है, डॉलर के थ्रू होता है। तो इससे क्या होगा? पहला यह है कि इससे विदेशी मुद्रा हमारे बढ़ेगी, दूसरा यह है कि व्यापार संतुलन होगा, और तीसरा है कि रोजगार की अवसर भी प्राप्त होगी। हमें वास्तव में एक्सपोर्ट किस लिए महत्व है, क्यों इतना जरूरी हो जाता है एक्सपोर्ट करना? एक्सपोर्ट करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और ये विकसित देश बनना चाहता है। तो उसके लिए हमारा जो एक्सपोर्ट जो नीति है, एक्सपोर्ट हम ज्यादा करेंगे, दोगुना करेंगे, अभी जितना हो रहा है उससे दोगुना करेंगे, तो हम विकसित देश की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बनना है ताकि हम वैश्विक पहचान बना सके, वैश्विक दृष्टि से हम वैश्विक शक्तिशाली बन सके। भारत का जो टोटल अभी एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में, वो बता के आया है कि अभी जो टोटल हो रहे हैं गुड्स में, जैसे कि वस्तुएं हैं, इसका हम टोटल अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं मात्र $778 बिलियन हम कर रहे हैं। इसी तरह से सर्विस, दो चीज है, सर्विस सर्विस का हम कितना कर रहे हैं? $340 बिलियन कर रहे हैं। तो ये दोनों का हमें लक्ष्य पहुंचाना है कहां तक? ये इसका भी लक्ष्य 500 होना चाहिए, $500 बिलियन होना चाहिए, और इसका भी लक्ष्य $500 बिलियन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें $1 ट्रिलियन से प्लस आगे बढ़ना है, $1 ट्रिलियन से प्लस आगे बढ़ना है। निर्यात अपना इतना होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो वस्तु और सर्विस का ही क्यों करना? वस्तु सर्विस के करने के पीछे है कि जो जीडीपी मापा जाता है वो वस्तु और सर्विस का टोटल वैल्यू को मापा जाता है, इसलिए इसका विस्तार जरूरी हो जाता है। आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट मिशन 2025 का मेन लक्ष्य है क्या। जैसे भारत सरकार के जो लक्ष्य है 2025 का, उसमें बात किया जाए कि ये भारत है वो $1 ट्रिलियन का क्या हो जाए, इकोनॉमी $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर पाए। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर पाए, यानी भारत में जो वस्तुएं बनती हैं उसे अन्य देशों में भेजा जा सके। इसमें मुख्य रूप से बात हमने वही की है कि $500 बिलियन का क्या होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए, और $500 बिलियन का क्या होना चाहिए, सर्विस का निर्यात होना चाहिए। इन टोटल मिला के हमारा जो निर्यात है वो $1 ट्रिलियन प्लस होना चाहिए। ये मुख्य बातें हैं। इसमें फोकस क्या क्या देना पड़ेगा? हमें फोकस देना पड़ेगा इंजीनियरिंग गुड्स में, यानी हम जो काम कर रहे हैं, यानी जहाज बनाना हो या कुछ बनाना हो, कुछ भी इंजीनियरिंग काम करना हो, वो उसको अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा ताकि हम दूसरे देश के लिए भी उनके लिए भी कुछ बना सके अपने थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे छोटे जो मशीन आते हैं उनमें ये सब चीज लगते हैं, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक लगते हैं।
टेक्सटाइल जो क्षेत्र है, कपड़ा उद्योग का, फार्मा सेक्टर, दवाइयों का, केमिकल के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना है। आईटी के सेक्टर में देखा जाए, एजुकेशन के सेक्टर में देखा जाए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, कंसल्टेंसी जो सर्विस है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। तब हम कहीं जाके $1 ट्रिलियन प्लस का क्या कर सकते हैं, अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस मिशन में जो मुख्य रूप से सपोर्ट देगा वो कौन है? वो है कि भारत एक खुद क्या बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। दूसरा चीज है कि भारत में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को भी क्या दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। इसके लिए स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी देना और सरकार द्वारा इसके लिए प्रोत्साहित राशि देना शुरू कर दिया गया है। इसी तरह से जैसे हमारा जो व्यापार होता है ईस्ट एशिया में होता है, उसी तरह से ईस्ट एशिया के साथ साथ हमें मिडल ईस्ट एशिया के साथ भी क्या करना है, व्यापार करना है। तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बनाना है। तो ये सब सपोर्ट कर सकता है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रणनीति क्या होना चाहिए? पहले वही बताया कि मुख्य रणनीति होना चाहिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI स्कीम। इसके अंतर्गत अभी 14 सेक्टर में PLI स्कीम चलाया जा रहा है ताकि हमारा जो स्टार्टअप जो कंपनी है उसको आगे बढ़ाया जा सके, और जब इससे प्रोडक्शन प्राप्त होगा तो उसे हम दूसरे देशों में निर्यात कर सके। इसमें 14 सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल, ये सब कंपनी इसके अंतर्गत आता है और इसे ही सरकार द्वारा प्रोत्साहित राशि दिया जा रहा है। दूसरा चीज है ट्रेड एग्रीमेंट, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि हम अन्य देशों के साथ क्या करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। कहने का मतलब है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, यानी हम उनके यहाँ क्या कर रहे हैं, वस्तु भेज रहे हैं और वो देश हमारे यहाँ क्या भेज रहे हैं, वस्तु भेज रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक कस्टम ड्यूटी लगता है, एक शुल्क लगता है जिसे सीमा शुल्क कहते हैं। यानी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चीज हो रहा है उस पर किसी तरह से कोई भी शुल्क न लगे, तो उसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। तो यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा। एशियन कंट्री है, अफ्रीका टाइप कंट्री है, साउथ अमेरिका कंट्री है, उस पर हमें फोकस देना पड़ेगा क्योंकि अफ्रीका भी अभी बहुत पीछे हुई कंट्री है, साउथ अमेरिका भी पीछे हुए कंट्री है। तो इन दो कंट्रियों पर अच्छे से हम ध्यान देंगे और एशिया पे ध्यान देंगे तो हमारा जो मेन जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। $1 ट्रिलियन प्लस का जो निर्यात है उसको अचीव कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो तीसरा पॉइंट आता है लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो बहुत अच्छा क्षेत्र है, यानी कहे तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसमें ही भारत का मुख्य रूप से योगदान होता है और ये आगे हमें ले जा सकता है। हमारा जो जीडीपी है उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे गति शक्ति मास्टर प्लान लागू करना, डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर बनाना कि हाँ सामान ये रूट है उसी रूट में जाना चाहिए, उसमें किसी तरह से कोई नहीं। जैसे कि रेल डेडिकेट होता है जिसमें सिर्फ जो माल गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी है वो उसमें उसी रूट में ही चलना चाहिए। इसके लिए एक अलग से ट्रेड कॉरिडोर बनाए। जो पोर्ट होता है जहां बंदरगाह होते हैं और स्पेशल जो इकोनॉमी जोन होते हैं उसका विस्तार हमें करना पड़ेगा, तब ये चीज हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास अगर कोई प्रोडक्शन उत्पन्न हो रहा है और उसके रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है तो फिर ये जो सिस्टम है, ये जो निर्यात का जो प्लान है $1 ट्रिलियन प्लस, वो ठप हो जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम चलाया जाए, फास्टर कस्टम क्लियरेंस होना चाहिए और एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट होना चाहिए। यानी जो व्यापार हो रहा है डॉलर में, तो डॉलर के थ्रू होने के साथ साथ हम अन्य देशों के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें करेंसी स्विप भी होना चाहिए। करेंसी स्विप का मतलब होता है कि अगर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है तो एक दूसरे की करेंसी का क्या करना है, एक दूसरे की करेंसी को अपनाना है, तो उसे हम करेंसी स्विप कहते हैं। इसका भी विस्तार अच्छे से होना चाहिए। मुख्य रूप से बात किया जाए तो किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, अगर ये जो प्लान है हम अगर लेके चल रहे हैं 2025 में, तो कौन सा सेक्टर है जिसमें मुख्य रूप से ग्रोथ देखने को मिल सकता है? तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि भारत अगर देखा जाए तो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 2 नंबर पे आता है। जैसे कि एप्पल, सैमसंग जैसे ब्रांड्स को मेक इन इंडिया में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए। दूसरा चीज है फार्मा और केमिकल। जेनेरिक ड्रग्स के लिए भारत ग्लोबल हब बन सकता है। कोविड के बाद फार्मा सेक्टर में हमें ट्रस्ट बढ़ा है और आगे इसका हम विस्तार कर सकते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स के मतलब है कि जैसे कि ऑटो पार्ट्स का बनाना, मशीनरी, टूल्स, इसको विदेशों में मांग ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारा जो एक्सपोर्ट नीति है वो सक्सेसफुल हो सकता है। आईटी और सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो जैसे आईटी है, क्लाउड है, कंसल्टेंसी है, इसका जो लक्ष्य है पहले से डिसाइड है 350
बिलियन डॉलर का, तो इसको भी हम आगे बढ़ा के चल सकते हैं। दूसरी चीज है कि भारत के जो युवाओं हैं उनको ग्लोबल डिमांड का लाभ भी दे सकता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल पर फोकस दिया जाए, प्रिंटिंग है, ट्रेडिशनल है, इस पर फोकस दिया जाए। अलग अलग जैसे राज्य है वहां पे अलग अलग ट्रेडिशनल के हिसाब से कपड़े बनाते हैं, उस पर फोकस दिया जाए और इसे अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया जाए। पीएलआई के लिए जो जुड़े हुए हैं, पीएलआई के जरिए जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उसको मजबूत बनाया जाए, और पीएलआई में जो 14 सेक्टर आया है उसको मजबूत बनाने का काम कौन कर सकता है? भारत गवर्नमेंट कर सकता है। भारत की वैश्विक रणनीति क्या हो सकती है कि हम इसमें आगे बढ़ सके? भारत को वैश्विक नीति के लिए भारत अब सिर्फ क्या नहीं है, साउथ एशिया में नहीं बल्कि अब मिडल ईस्ट, अफ्रीका ईस्ट में भी ध्यान देना है, अफ्रीका में भी ध्यान देना है, यूरोप कॉरिडोर इसमें इस तरह से हमें बनाना है, यानी मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप कॉरिडोर बना रहा है। दूसरा चीज है कि यूएई, सऊदी अफ्रीका इसमें निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। चाइना प्लस वन उस स्ट्रेटेजी को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए, यानी उनका हिस्सा बढ़ना चाहिए। वास्तव में चाइना प्लस वन क्या होता है? चाइना की जो कंपनी है वो अन्य देशों में अपना विस्तार बढ़ा रहे हैं, और अपने देश में तो कर ही रहे हैं विस्तार, दूसरे देश में भी विस्तार बढ़ा के वहां से जो पैसे प्राप्त कर रहे हैं उसको चाइना को दे रहे हैं, यानी चाइना की इकोनॉमी में उनकी कंपनी अन्य देशों में विस्तार को बढ़ा रहा है। तो इसका टारगेट हमें हमें भी रखना चाहिए। अब इतना सब चीज तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है कि पहले चीज है वैश्विक मंदी, ग्लोबल स्लो डाउन हो सकता है। इस कंडीशन में हमारा जो एक्सपोर्ट नीति है वो खत्म हो सकता है। लॉजिस्टिक की लागत, अगर लॉजिस्टिक देखा जाए जैसे पोर्ट बनाना हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना हो, ये बहुत ज्यादा होता है। तो लॉजिस्टिक की जो लागत है उसको अपने अनुसार, अपने भारत सरकार के अनुसार अच्छे से किया जाए, लॉजिस्टिक लागत को अच्छे से किया जाए। स्किल को गैप है लोगों के बीच, डिग्री तो है लेकिन उसके पीछे स्किल गैप है, तो स्किल को बढ़ावा देंगे तब आ जाएगा। एमएसएमई जो सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल में, और ये जो मिनिमम इंटरप्राइजेज जो सेक्टर है उसको फंडिंग देना शुरू करना चाहिए। फंडिंग की कमी है इसलिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है। टेक में देखा जाए तो चाइना के साथ हमारा अभी कंपटीशन है, तो टेक में चाइना के साथ कंपटीशन को क्या किया जाए, खत्म किया जाए कि टेक के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना होगा, तब कहीं जाके ये चैलेंज खत्म होगा। तो चैलेंज हमारे पास इतना है, और ये चैलेंज को दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन भी होना चाहिए। सॉल्यूशन ये कि स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाना चाहिए, जैसे कि अभी भारत सरकार द्वारा चला रहे हैं राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अंतर्गत। हाँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोर्स चलाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चला जाए कि विदेशों में सामान का आवागमन और कस्टम ड्यूटी ये सब क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से कोर्स होना चाहिए। लॉजिस्टिक पार्क और रेल ट्रेड जोन होना चाहिए कि हाँ, अगर इसमें जो सामान का आवाजाही है वो एक ही ट्रैक में हो, उसमें पैसेंजर का कोई ट्रैक ना हो, यानी इसके लिए अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। लॉजिस्टिक पार्क के लिए पोर्ट वोर्ट का निर्माण अच्छे से करना चाहिए। हाँ, और इसके लिए फिर है क्रेडिट गारंटी, डिजिटल पोर्टल, ये इसको अपडेट करना चाहिए। करेंसी रिस्क का कवर और एक्सपोर्ट इंश्योरेंस आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे लिए सॉल्यूशन है। अगर भारत ये सब काम कर लेता है तो फिर एक्सपोर्ट मिशन में हम अन्य देशों की तुलना में आगे हो सकते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत का जो एक्सपोर्ट मिशन 2025 है वो सिर्फ एक प्रकार की आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण में अभियान में बहुत महत्वपूर्ण देता है। इससे क्या होगा, इससे भारत में बनेगा एक मजबूत ग्लोबल खिलाड़ी। भारत एक मजबूत ग्लोबल खिलाड़ी बन सकता है, यानी हम दूसरे देशों के समक्ष अपनी जो स्थिति है मजबूत हो सकती है। हम दूसरे देशों के समक्ष एक पहचान के रूप में उभर कर आ सकते हैं, जैसे G7 है, G20 है, इन देशों के बीच अपना भारत का नाम रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। आत्मनिर्भर और नवाचार में भरपूर देश बन सकता है कि हम मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने आप को एक अन्य दिशा में ले जा सकते हैं। ये युवाओं के लिए एक नया अवसर हो सकता है, क्योंकि युवाओं को एक और नौकरी भी मिल सकती है, और स्टार्टअप के लिए पीएलआई योजना में उसको काम भी मिल सकती है। तो पीएलआई योजना बहुत महत्वपूर्ण है, ये युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर का केंद्र है। तो बातें जेएस की में इस तरह से हम जर्नल स्टडियों के बारे में अध्ययन करते हैं, अच्छे सरल विषयों को लाते हैं, बिल्कुल सरल हैं और इस एग्जाम रेडी भाषा में हम लाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा डाउट है या अगले चैप्टर क्या बताएं। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक विषयों में, तब तक के लिए धन्यवाद।